अरे वो क्या स्टूडेंट आ गया ना एक अपना, एक अच्छा है, एक सेकंड ही मिला है तुमसे, मैंने कहा थोड़ा बहुत हुआ ऐसे अच्छा लगता है, गुड फीलिंग आती। वो बोल नहीं पा रहा था, नहीं तो बड़ा वीडियो बनाना था। वो खुद थोड़ा हेजिटेट कर रहा है, बार नए नए हैं लड़के, अभी तुम्हारे जैसे तो है। ये अभी 12वीं पास हुई और अभी नए नए सभी फ्रेशर्स तो है। तो सुपरवाइजर के लिए कोई उम्र का कोई नहीं है, आप 18 साल होने चाहिए, बस बात खत्म। तो आप तो, मैं तो कह रहा हूँ गांव में ऐसा उदाहरण बनो कि कोई लोग कहे कि यार ये तो ऐसे ही घूमता फिरता था, हमें तो लगता ही नहीं था कि ये सुपरवाइजर बन जाए। तो फिर उनको उनको भी फिर लगे कि यार लेवल तो है। तो मेहनत करो खूब, अपने करियर के ऊपर फोकस क्या करो। कई बड़े बड़े लोग नहीं होते गांव में, तोप सिंह होते हैं, करते रहो, तुम ऐसा काम करो कि तोप अब तुम्हारे आगे बस सलाम, कि तोप अब चलते रहते, उनको सिखाओ कानून कायदे। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले तुम खुद होना पड़ता है उसकी। तो खुद का लेवल ऐसे बनाओ कि जो पहले कहते थे वो ऐसा होता है ऐसा होता है, फालतू की बातें करते थे, पता चला कि तुम ज्यादा सीख गए उनसे वास्तव में। और तुम सीखे हो तो फिर वो दिखता है, नौकरी लगो, ज्यादा होशियारी बनते हैं उनका, सफलता से ही मुंह बंद हो सकता है, देखो और कोई तोड़ नहीं। शाबाश। अब करो एक काम आगे, परिरक्षण पढ़ रहे थे कल, अब लिखो उच्च तापमान द्वारा, जो कि तुमने कल लिख लिया था। उच्च तापमान द्वारा जो परिरक्षण होता है स्टूडेंट, कल हमने एक विधि पढ़ ली थी, अस्थायी परिरक्षण पढ़ रहे हैं। अस्थायी परिरक्षण में अब दूसरा जो पॉइंट था वो था उच्च तापमान के द्वारा। तो उच्च तापमान द्वारा जो परिरक्षण होता है गाइस, उच्च तापमान द्वारा, तो उच्च तापमान द्वारा परिरक्षण की दो प्रकार की विधियां हैं। एक विधि तो इसके अंदर आती है स्टूडेंट्स, ए विधि पाश्चुरीकरण। क्या आती है? एक तो आती है पाश्चुरीकरण, मेरे साथ में लिखना, थोड़ी देर अलग रहेगा, जब जाऊं इधर देखो तो तुरंत इधर देख लेना, ताकि अपन थोड़ा समयबद्ध तरीके से कर पाए। दूसरी विधि इसमें है निर्जमीकरण। निर्जमीकरण, निर्जमीकरण को स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन, या जीवाणु विहीनीकरण भी कहते हैं, ION। पाश्चुरीकरण, पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन, तो इसमें ये दो विधियां हैं स्टूडेंट्स। इन दो में बेसिक अंतर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल अंतर तो यह है कि सबसे पहले अगर हम तापमान की बात करें तो पाश्चुरीकरण के अंदर तापमान रहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, सॉरी नीचे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पाश्चुरीकरण। निर्जमीकरण के अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर चीजों को गर्म किया जाता है, खाद्य उत्पादों को। तो यहां पर तो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, और वहां है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। इसमें सूक्ष्म जीव पूरे नहीं मरते हैं, सूक्ष्म जीव आंशिक रूप से नष्ट होते हैं, सूक्ष्म जीव आंशिक रूप से नष्ट, सूक्ष्म जीव आंशिक रूप से नष्ट होते हैं, यानी कि पूरे नहीं मरते हैं, हानिकारक हानिकारक मर जाते हैं। जबकि इसके अंदर सूक्ष्म जीव पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव पूर्णतया नष्ट, पूर्णतया नष्ट। इसमें सूक्ष्म जीव पूरे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स, whereas in pasteurization पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स, मतलब सारे माइक्रोब नहीं मरते हैं इसमें, और उसमें सब खत्म हो जाते हैं, जीवाणु विहीनीकरण, हानिकारक लाभदायक सगला। ये परिरक्षण की अस्थायी विधि है, ये परिरक्षण की अस्थायी विधि है बेटा, और ये परिरक्षण की स्थायी विधि, ये परिरक्षण की स्थायी विधि। इसी प्रकार से
इसके उदाहरण में यानी ये ज्यादातर पाश्चुरीकरण किया जाता है फल रस को गर्म करना। फलों के जो रस होते हैं उनको गर्म करना इसके एग्जाम्पल में आता है, और वो तापमान रहता है इसमें लगभग 85 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पाश्चराइजेशन में तापमान रहता है 85 से 90, जबकि निर्जमीकरण के अंदर उदाहरण में आता है डिब्बाबंदी। तो डिब्बाबंदी एक तो इसमें उदाहरण आता है, एक आता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जिसमें तापमान रहता है 149 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 से 2 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वो भी एक तरीके से निर्जमीकरण का ही उदाहरण है। जैसे दूध को कर देते हैं 149 डिग्री सेंटीग्रेड से फटाफट गर्म करके ठंडा कर दिया अपन, तो उसमें भी सारे सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। डिब्बाबंदी इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें भी ऐसा होता है। ठीक है, शाबाश। अभी एक बड़े एग्जाम का पेपर हुआ था, एससीएफ बोलते हैं उसको। उसमें क्वेश्चन आया था कि भाई क्या एससीएफ कि पाश्चुरीकरण का क्या तात्पर्य है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पे गर्म करने को पाश्चुरीकरण कहते हैं, जबकि निर्जमीकरण 100 से ऊपर। सही नहीं? ये बिल्कुल बेसिक आपको अंतर याद रखना है। नेक्स्ट हम इससे करेंगे ये सभी उच्च ताप। पहला तो पढ़ा था आरोगाणुता या असेप्सिस, और दूसरी है उच्च तापमान द्वारा। उच्च तापमान में दो है, पाश्चराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन। 100 से अधिक को स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, 100 से कम को पाश्चुरीकरण। इसमें सूक्ष्म जीव सारे नहीं मरते हैं, कम मरते हैं, आंशिक रूप से मरते हैं, इसमें सब मर जाते हैं। ये परिरक्षण की अस्थायी विधि है, वेरेस ये परमानेंट मेथड। इसमें फ्रूट जूसेस वगैरह जो लिक्विड होते हैं उनको गर्म करते हैं। इसके अंदर डिब्बाबंदी में जो भी है आगे पढ़ेंगे अपन। डिब्बाबंदी में सब्जियों को 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म करते हैं। अब अगला है तीसरा पॉइंट, निम्न तापमान द्वारा। तीसरा बिंदु है स्टूडेंट्स, तीसरा है इसमें निम्न तापमान द्वारा। तो तीसरी अस्थायी विधि लिखो, कम तापमान या निम्न तापमान द्वारा। निम्न तापमान द्वारा में भी आप लोग लिखेंगे। इसमें 4 विधियां आती हैं, उनका तापमान आपको बेटा याद रखना पड़ेगा। पहली विधि आती है सेलार भंडारण या सेलार स्टोरेज। सेलार CELLAR, सेलार स्टोरेज। सेलार स्टोरेज एक। दूसरा आता है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन जिसको चिलिंग के नाम से भी जानते हैं, चिलिंग, रेफ्रिजरेशन या फिर चिलिंग। तीसरा इसके अंदर आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग या हिमीकरण कहते हैं जिसको, हिमीकरण, फ्रीजिंग या हिमीकरण। अगला जो है उसको कहते हैं अपन क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन। ये 4 विधियां इस कैटेगरी में आती है। इन चारों को ही आपको ध्यान रखना चाहिए। सेलार स्टोरेज में तापमान रहता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। रेफ्रिजरेटर में रहता है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग में रहता है -18 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड। और रेफ्रिजरेशन में इसमें क्रायो प्रिजर्वेशन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड। लिक्विड नाइट्रोजन में, तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है चीजों को। तरल नाइट्रोजन में। हाँ, वो -149 था उधर वाला, माइनस नहीं था, वो वाला माइनस थोड़ी था। कौन सा ये माइनस नहीं है, ये तो गर्म करना। तुम माइनस कैसे समझ रहे हो? ये माइनस नहीं, बराबर किया था। ये माइनस में गर्म थोड़ी होता है, वो माइनस नहीं था, वो डेस लिखा था। इस बार सब फ्री, इसमें माइनस में। ये चीजें सारी ध्यान से पढ़ना। मतलब कम तापमान पे भी सूक्ष्म जीव काम नहीं करते हैं, तो इनके ऊपर हम लंबे समय तक भंडारण कर सकते। तो सेलार स्टोरेज, जमीन के अंदर सेलार बनाते हैं, उसमें आलू है, प्याज है,
लहसुन है, इनको रखते हैं जमीन में, बड़े बड़े से ऐसे क्लैंप्स बनाते हैं। रेफ्रिजरेटर घर पे जो होता है, रेफ्रिजरेटर वो इस तापमान पे काम करता है। फ्रीजिंग, आजकल ये आइसक्रीम वाले टेम्पो एम्पो नहीं होते क्या, उनमें भी तापमान माइनस में रहता है, -25 -40 तक रहता है। और क्रायो प्रिजर्वेशन में -196। ये चारों विधियां याद रखनी। हाँ, निर्जमीकरण फिर स्थायी विधि में आ जाएगा। हमने लिखा है ना, निर्जमीकरण स्थायी विधि एक तरीके से। निर्जमीकरण को जीवाणु विहीनीकरण भी कहते हैं। जीवाणु विहीनीकरण आगे पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद में लिखो वायु निष्कासन। वायु निष्कासन के बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे, खाली लिखना है अभी वायु निष्कासन। ये सिद्धांत डिब्बाबंदी में काम में आता है। लिखो चौथा पॉइंट, वायु निष्कासन। चौथा बिंदु लिखो वायु निष्कासन। डिब्बों को गर्म करके उनमें से हवा को बाहर निकाल देते हैं ताकि उसमें सूक्ष्म जीव नहीं पैदा हो। इसको कहते हैं एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग, इसको कहते हैं एग्जॉस्टिंग। ठीक है गाइस, एग्जॉस्टिंग। ये इसके आगे लिखना है डिब्बाबंदी का मुख्य सिद्धांत। खाली इसके आगे लिख लो डिब्बाबंदी का मुख्य सिद्धांत। डब्बों को गर्म करते हैं तो हवा बाहर निकल जाती है, हवा बाहर निकलती है, गरम गरम डब्बों को बंद कर देते हैं। जो गर्मा गर्म डब्बों को बंद कर देते हैं ना, ऐसे बंद कर दिया। डिब्बाबंदी का मुख्य सिद्धांत। ओके, डिब्बाबंदी का मुख्य सिद्धांत। एक खाली लिख करके छोड़ दो, वायु नमी निष्कासन। नमी निष्कासन, नमी निष्कासन। नमी निष्कासन भी नमी की मात्रा एक लेवल से कम ले आते हैं तो फिर सूक्ष्म जीव जो है कई दिनों तक पैदा नहीं होते। अब अगला पॉइंट खास है, मृदु परिरक्षकों का प्रयोग। मृदु मृदु परिरक्षकों मृदु परिरक्षकों का प्रयोग। मृदु परिरक्षकों का मतलब होता है कम सांद्रता में काम में लेना अपने को। सो इनको खाद्य, ये जो रासायनिक, हम लोग जिन रसायनों को काम में लेंगे या जिन पदार्थों को परिरक्षक के रूप में काम में लेंगे, उनकी कम सांद्रता प्रयोग में लेते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन। ये क्वेश्चन सुपरवाइजर 2025 में आने की संभावना है। इसके अंदर जैसे चीनी है, जैसे नमक है और जैसे सिरका है, चीनी नमक सिरका, तो अस्थायी परिरक्षण में इनकी सांद्रता कितनी काम में ले रहे हैं? चीनी की लेते हैं 42 से 50%, नमक की लेते हैं 15 से 100%, अस्थायी की बात हो रही है अभी, और सिरके की लेते हैं 0.5 से 1.5%। ये बेटा आपको अनिवार्य रूप से याद रखना है। ये अस्थायी परिरक्षण पढ़ रहे हैं, प्रश्न आएगा चीनी को अस्थायी परिरक्षक के रूप में कितनी सांद्रता में उपयोग में लेते हैं? 42 से 50। नमक को अस्थायी में 6 से 8 और सिरके को 0.5 से 1.5। सिरका विनेगर होता है, एसिटिक एसिड होती है। सिरके के अंदर आता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड जो होती है उसके माध्यम से 4 से 5% एसिडिक एसिड होती है ना, तो उसके किण्वन से बनता है सिरका। तो सिरका जो होता है बिल्कुल खट्टा सा टेस्ट आता है। सिरका भी सूक्ष्म जीवों को पैदा नहीं होने देता, तो इसको भी हम लोग काम। नमी निष्कासन में कुछ नहीं लिखना है। हाँ, ये सब अस्थायी में, सभी विधियां जो भी अभी तक लिखी है 5-6, ये सभी अस्थायी है। अब स्थायी चालू करेंगे। अब यहाँ पे ये जो नमी निष्कासन लिखा हुआ नहीं, ये नहीं लिखे तो भी चलता है, लेकिन इसमें दो चीजें। इसका मतलब है कि नमी को कुछ हद तक कम करना। नमी को बिल्कुल कम कर देते हैं, उसको सुखाना बोलते हैं, उसको हम लोग नमी निष्कासन बोलेंगे। ये भी नमी निष्कासन नहीं है, लेकिन इसमें तो हम जैसे थोड़ा कम कर दिया, उसके अंदर तो 10% से भी कम लिया जाता है स्थायी के अंदर। तो नमी निष्कासन अस्थायी में है, तो ये याद नहीं रहे तो भी चल सकता है।
उसमें आएगा सुखाना या निर्जलीकरण बोलेंगे, उसमें क्या बोलेंगे अपन, निर्जलीकरण बोल देंगे उसको, डिहाइड्रेशन। और इसमें नमी निष्कासन का मतलब थोड़ा हल्का फुल्का धूप में सुखा दिया तो थोड़ी बहुत नमी कम होगी तो महीने 2 महीने भर तक खराब नहीं होगा। लेकिन जब 10% से कम ले आते हैं नमी को तो फिर वो साल भर तक ही खराब नहीं होता, ऐसे स्थायी। अब लिखो स्थायी परिरक्षण। अब अपन आ चुके हैं स्थायी परिरक्षण। स्थायी परिरक्षण की विधियां। स्थायी परिरक्षण, स्थायी परिरक्षण की विधियों में सबसे पहली विधि है, सबसे पहले नंबर पे है सुखाना। सुखाना को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। और एक सुखाना में ही वापस आएगा जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, अगर सुखाने का काम मशीनों के अंदर होता है तो उसको क्या कहते हैं अपन, डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो ये सुखाना सबसे प्राचीन विधि है। प्राचीन विधि धूप में सुखाना। धूप में सुखाना ये सबसे पुरानी विधि होगी धूप में। गांव में आप देखते ही हो काचरी होती है ना, काचरी, उसको छत पे सुखा देते हैं, फिर साल भर ही सब्जी बनती। आम होते, कच्ची केरी होती है, उसको सुखा देते हैं छत पे, फिर एक साल तक भी खराब नहीं होता वो। उसी को तो हम क्या कहते हैं, सुखाना कहते हैं। तो धूप में सुखाते हैं, सबसे पुरानी विधि है, गांव में आज भी खूब करते हैं। कोई पत्तियों को सुखा दिया, भिंडी को काट के सुखा दिया, अलग अलग तरीके से। जबकि डिहाइड्रेशन में मशीन में सुखाते हैं, कृत्रिम रूप से सुखाना। ये प्राकृतिक विधि है, ये कृत्रिम रूप से सुखाना। इसमें सब्जियों को सुखाने का जो तापमान है याद रखना है, सब्जियां से 60 याद रखना, बोलो सब्जियां 60। और फलों को सुखाने का तापमान है 66 से 71 डिग्री सेंटीग्रेड। सही नहीं, 60 से 66, 66 से 71। तो सब्जियां 60, क्या याद रखोगे, बोलो सब्जियां 60। तो सब्जियों के लिए तापमान है 60 से 66 और फलों के लिए है 66 से 71। मशीन में सुखाते हैं, ओवन है या डिहाइड्रेटर मशीन आती, इलेक्ट्रिसिटी से चलती। तो सब्जियों को सुखाने का तापमान है 60 से 66 और फलों के लिए कितना है, 66 से 71। तो आप याद रखोगे सब्जियां 60, क्या याद रख लोगे, सब्जियां 60 से 66। याद रह जाएगी, नहीं रह जाएगी, ऐसे याद रखना पड़ेगा। तो ये स्थायी परिरक्षण की पहली विधि सुखाना या फिर डिहाइड्रेशन हो गया। निर्जलीकरण क्या बोलेंगे इसको, निर्जलीकरण। अब अपन और अगली विधियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आ रही कहानी, हल्की फुल्की, बस ये बिल्कुल हल्की विधियां, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण। सामान्य परिरक्षकों का प्रयोग। अब लिखो, परिरक्षकों, सामान्य परिरक्षकों को क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव बोलते हैं, क्लास फर्स्ट। सामान्य परिरक्षकों का प्रयोग, सामान्य परिरक्षकों का प्रयोग, सामान्य परिरक्षकों का प्रयोग। एक टेबल बनेगी, इधर तो क्रम संख्या, यहां परिरक्षक, परिरक्षक, यहां पे सांद्रता, सिद्धांत, सिद्धांत, और लास्ट में आएंगे उदाहरण। एक ऐसे छोटा सा आपको टेबल बना लेना रहेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से क्रम संख्या आ जाएगी, परिरक्षक का नाम लिख लेंगे, सांद्रता कितने काम में लेते हैं वो लिख लेंगे, सिद्धांत कौन सा है और एग्जाम्पल कौन सा, बस। तो सबसे पहले एक तो है चीनी, पहले लिखे थे वही है सामान्य परिरक्षक। नमक, सिरका, सिरका, सिरके में एसिटिक एसिड होती, याद रहेगा अब तो। और फिर है तेल, मसाले वगैरह भी आते हैं इसमें। चीनी की सांद्रता 65% या उससे अधिक, नमक की सांद्रता 15 से 20%,
सिरके की सांद्रता 2 से 3% स्थायी का काम करेगी। यही अगर अस्थायी होता तो 42 से 50, 6 से 8 और 0.5 से 1.5। तेल की कोई भी मात्रा याद नहीं रखनी। सिद्धांत परासरण के सिद्धांत पे काम करते हैं। परासरण, ये भी परासरण। सिरका जो है अम्लता के सिद्धांत पे काम करता है, अम्लता, और ये पैदा करता है अवायवीय स्थिति। अवायवीय स्थिति जैम हो गया, जैसे चीनी से किस किस को करते हैं, जैम, जेली, मुरब्बा, जैम, जेली, मुरब्बा, कैंडी, मार्मलेड, इन सभी को हम लोग चीनी से परिरक्षित करते हैं। जबकि अचार जो होता है, अचार, तो वो अचार को या तो नमक से कर दो, या सिरके से कर दो, या तेल से कर दो। गांव में तेल से करते हैं, सिटी में हम लोग नमक वगैरह ज्यादा मिलाते हैं तो खारा उस आता है। सिटी का, यहाँ से सिटी में से अचार लेके आते हैं, उसका टेस्ट कैसा रहता है, बिल्कुल खारा रहता है। तो वो नमक के द्वारा प्रिजर्व होता है, क्योंकि तेल महंगा आता है और अपने घर पे तो तेल से ही करते हैं ये। तो प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन से उत्पादों को चीनी द्वारा परिरक्षित किया जाता है, तो जैम, जेली, मुरब्बा, कैंडी एंड मार्मलेड। आज सुबह में कैंडी तो बहुत सारे लाए, लेकिन मैंने दूसरे बैच में खिला दी, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। कैंडी लाया था अलग अलग स्वाद वाली, चटपटी कैंडी, मीठी कैंडी, अलग अलग। आंवले से बनती कैंडी, लेकिन वो फिर क्या ज्यादा थे उस बैच में, फिर क्या 2 थैली लाया था, वो 190 रुपए लग गया उसके, 180-90। तो अब और लेके आए तो इतने पैसे कहाँ है, 180। तुम लोग दो 5-5 रुपए तो हो जाएगा। ये कह रहा कहते ही नहीं तो बढ़िया रहता। वो तो कहना तो पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे कैसे फिर मुंह में लड्डू फूटे, मन में लड्डू मुंह में लड्डू फूटते हैं, मन में लड्डू मुंह में पानी आना, मन में लड्डू फूटना। जेट में क्वेश्चन आया था अभी, जेट में कि चीनी कौन से सिद्धांत पर परिरक्षक का काम करती है, परासरण। ये सांद्रता आए दिन आती रहती है किसी न किसी एग्जाम में। तो स्थायी परिरक्षण के लिए सांद्रता और अस्थायी परिरक्षण के लिए सांद्रता अलग है, याद रखना वो। और ये सब बातें आपको बेसिक। निम्न में से कौन सा परिरक्षक पदार्थ क्लास फर्स्ट में आता है, तो क्लास फर्स्ट वाले सब याद रखें, सही नहीं। अब आगे लिखो। सर आप तो गरीब ही हो, तो गरीब है होना, तो गरीब होना तो अच्छी बात है। देख, तो गरीब होना कोई बुरी बात होती है। गरीब किसको कहते हैं, अमीर किसको कहते हैं, कुछ मतलब नहीं, फालतू में खर्चा। अपना तो एक ही सिद्धांत है कि रहीमन, वो कौन सा दो साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी साधु नहीं भूखा जाए, ऐसे साधु ने भूखा जाए। तुम साधु तो हो नहीं तुम लोग तो चलो अगला लिखो। रासायनिक परिरक्षकों का प्रयोग, रासायनिक परिरक्षकों का प्रयोग, रासायनिक परिरक्षकों का प्रयोग। रासायनिक परिरक्षकों को क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव कहते हैं। क्लास फर्स्ट कौन सी है, क्लास सेकंड, ध्यान रखना। इनको हम लोग कहते हैं क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव्स। इसमें दो आते हैं, एक तो इसके अंदर आता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड को हम शॉर्टकट में लिखते हैं KMS, या इसको लिखते हैं K2S2O5। दूसरा इसके अंदर है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। इन दोनों में थोड़ा अंतर याद रखना, ये दोनों ही रासायनिक परिरक्षक हैं।
इसके अंदर तो काम की चीज होती है, मुख्य जो इसमें चीजें पाई जाती है, मुख्य परिरक्षक वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और इसमें से निकलती है क्या, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड। जो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर था ना 1955, वो 1955 एफपीओ के द्वारा ही ये दोनों रसायनों को परमिट कर रखा, इन दोनों को परमिशन मिली हुई है। तो इनकी निश्चित सांद्रता तक, तो इनकी जो सांद्रता हम लोग काम में लेते हैं 350 से 500 ppm, इसकी सांद्रता काम में लेते हैं 600 से 1000 ppm, 600 से 1000 ppm। कैंडी के आगे लिखा होता मार्मलेड, 350 से 500 ppm, 600 से 1000 ppm। ये जो है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, एक तो जीवाणु को मारता है और एक कवक को मारता है। कवक को यहां पर काम में ले रखा है शब्द मोल्ड, कवक से ही मिलता जुलता मोल्ड। तो जीवाणु और मोल्ड को खत्म करने के लिए ये है, और ये खत्म करता है खमीर को, खमीर को बोलते हैं ईस्ट को, खमीर का मतलब है ईस्ट, तो ये ईस्ट को खत्म करता है। ये तो जीवाणु और कवक को मारेगा। ये क्वेश्चन अभी रिसर्च ऑफिसर में आ रखे हैं प्रश्न, एआरओ वगैरह में भी क्वेश्चन आया था कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड किसके अगेंस्ट काम करता है, जीवाणु और कवक, और सोडियम बेंजोएट किसको मारता है, खमीर या ईस्ट को मारता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये हमेशा जितने भी रंगहीन उत्पाद होते हैं उनमें काम में लेते हैं, जितने भी रंगहीन उत्पाद हैं, रंगहीन उत्पादों में काम में लिया जाता है। ये काम में लेते हैं रंगीन उत्पादों में, ये काम में लिया जाता है रंगीन उत्पादों में, सही नहीं, ये तो रंगहीन उत्पाद जितने भी हैं उनमें, और वो लेते हैं रंगीन उत्पादों में। अभी मैं लिखाऊंगा कौन कौन से रंगीन उत्पाद। लिख पा रहे हो आराम से, ये पॉइंट सब खास है। देखो ये नष्ट किसको करता है, ये रंगीन, प्रश्न आएगा कि रंगीन उत्पाद, टमाटर का सॉस है, केचप है, आम से कोई बन रहा है, उन सब में क्या काम में लेते हैं, सोडियम बेंजोएट लेते हैं। अब एक नोट करके लाइन लिखना कि ऐसा क्यों है, हाँ हाँ लिखते रहो, ऐसा क्यों है कि भाई पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड को रंगीन में काम में नहीं ले सकते। तो उसके अंदर जो SO2 गैस होती है ना, पोटेशियम आयन, ये रंग को उड़ा देते हैं, ये ब्लीचिंग एजेंट क्या है वो तो आपने अगर टमाटर के सॉस में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड मिला दिया तो रंग उड़ जाएगा, फीका फीका हो जाएगा वो। इसलिए हम लोग जितने भी रंगीन उत्पाद होते हैं उनके अंदर ये काम में लेते हैं। लाइन लिखो एक नोट करके, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड को शॉर्ट में KMS भी लिख सकते हो, लाइन में KMS लिख लो भले। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड को क्या लिख सकते हो, तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में उपस्थित, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में उपस्थित पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में उपस्थित पोटेशियम आयन, ऐसे लिखना पोटेशियम K+, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में उपस्थित पोटेशियम आयन व SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में उपस्थित पोटेशियम आयन व SO2 ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, जो कि किसी भी रंगीन उत्पाद का रंग उड़ा देते हैं। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में उपस्थित पोटेशियम आयन व SO2 ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, जो कि किसी भी रंगीन उत्पाद का रंग उड़ा देते हैं।
जो कि किसी भी रंगीन उत्पाद का रंग उड़ा देते हैं। इसलिए जो कि किसी भी रंगीन उत्पाद का रंग उड़ा देते हैं, इसलिए रंगीन उत्पाद जैसे इसलिए रंगीन उत्पाद जैसे आम आम कोमा गाजर, चुकंदर, आम कोमा गाजर कोमा चुकंदर, कोमा अनार, टमाटर का सॉस व केचप में, इसलिए रंगीन उत्पादों जैसे कि आम, गाजर, चुकंदर, अनार, टमाटर का सॉस व केचप में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड यानी कि केएमएस, इसलिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के स्थान पर इसलिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के स्थान पर क्या हुआ? लिख नहीं पा रहे? वापस बोल रहा हूं, और इतना मेरे को याद थोड़ी रहा क्या बोला। इसलिए आम, गाजर, चुकंदर, अनार, टमाटर का सॉस व केचप में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के स्थान पर सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसलिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के स्थान पर सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। इसलिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के स्थान पर सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। अब ये पूरी लाइन मिलाओ, वापस बोल रहा हूं ठीक से। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में उपस्थित पोटेशियम आयन और सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, जो कि किसी भी रंगीन उत्पाद का रंग उड़ा देते हैं। इसलिए रंगीन उत्पाद जैसे कि आम, गाजर, चुकंदर, अनार, टमाटर का सॉस और केचप में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के स्थान पर सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। लिख लिया सबने? अब आगे बढ़ो। अगली विधि लिखो, किण्वन। नेक्स्ट लिखो बेटा किण्वन। किण्वन को बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन के आगे लाइन लिख लो। फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं किसको है? लिखो, कार्बोहाइड्रेट का, आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं। अब लिखो बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। कार्बोहाइड्रेट का सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का सूक्ष्म जीवों द्वारा अवायवीय परिस्थितियों में अपघटन। कार्बोहाइड्रेट का सूक्ष्म जीवों द्वारा अवायवीय परिस्थिति में, अवायवीय पहले परिस्थिति बोला था, अवायवीय स्थिति में अपघटन। अवायवीय स्थिति में अपघटन, कार्बोहाइड्रेट का सूक्ष्म जीवों द्वारा अवायवीय स्थिति में अपघटन। अगर कार्बोहाइड्रेट का अपघटन वायवीय स्थिति में होता है तो उसको श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन के परिणाम स्वरूप एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? और किण्वन में अवायवीय स्थिति में जो अपघटन होता है उसमें अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनते हैं। तो पहला पॉइंट लिखो, ए डाल के, जनरल नॉलेज के लिए ही बता रहा हूं। एल्कोहलिक किण्वन, एल्कोहलिक एल्कोहलिक किण्वन। एल्कोहलिक किण्वन के लिए जो सूक्ष्म जीव है वो है सेकेरोमाइसिस। सेकेरोमाइसिस सेकेरोमाइसिस सेरेविसी वगैरह। और इससे उत्पाद बनता है शराब, वाइन या एल्कोहल बनता है। दूसरा किण्वन होता है लैक्टिक एसिड किण्वन।
लैक्टिक एसिड किण्वन। लैक्टिक एसिड किण्वन में अलग अलग बैक्टीरिया है, जैसे लैक्टोबैसिलस है। अगर लैक्टोबैसिलस है तो उसमें बनेगा दही वगैरह, दही है, अचार वगैरह। और अगर लैक्टिक एसिड किण्वन के अंदर ल्यूकोनोस्टॉक है, ल्यूकोनोस्टॉक, तो इसमें बनेगा सोरक्रोट वगैरह। जानते हो सोरक्रोट? सफेद पत्ता गोभी से बनता है सोरक्रोट। तीसरा किण्वन होता है इसमें एसिटिक एसिड किण्वन। एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड किण्वन में एसिटोबैक्टर वगैरह बैक्टीरिया काम में आते हैं। एसिटोबैक्टर, इसमें बनता सिरका वगैरह। सिरके को विनेगर कहते हैं, सिरका को कहा जाता है विनेगर। सिरके को कहते हैं बेटा विनेगर। सिरके को कहा जाता है विनेगर, सही नहीं? ओके, तो तीन प्रकार का किण्वन है, अल्कोहलिक, लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ये तीनों ही जनरल नॉलेज के लिए है, खाली इतना इंपॉर्टेंट वगैरह कुछ नहीं। तो सेकेरोमाइसिस सेरेविसी काम में आता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई, ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटेरोइडस, एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये सभी माइक्रोब्स। ये जहां जहां होते हैं उसके अनुसार अलग अलग उत्पाद बनते हैं। तो दही में, अचार में लैक्टोबैसिलस है, सौरक्रोट जो पत्ता गोभी का किण्वित उत्पाद है, सलाद है, उसमें ल्यूकोनोस्टॉक है, सिरके में एसिटोबैक्टर है, ऐसे करके। सही नहीं? बस अब लिखो किण्वित उत्पाद। कौन कौन से फेमस किण्वित उत्पाद हमने पढ़े हैं, हमें ध्यान रखने। शराब वगैरह भी है तो कौन कौन से उनका नाम लिख। किण्वित उत्पाद आराम से लिख पा रहे हो गाइस? गुड। लिखो किण्वित उत्पाद। किण्वित उत्पाद, किण्वित किण्वित उत्पाद। किण्वित उत्पाद में सबसे पहले लिखो फेनी। फेनी एक प्रकार की शराब है। फेनी फेनी बनती है काजू में जो कैशू एप्पल फल आता है उससे। कैशू एप्पल, काजू वाला एप्पल होता है, जैसे एक फल लगता है पहले तो उस फल के नीचे काजू लगता है, सेब के जैसा छोटा फल रहता है, अभी फोटो बता दूंगा। कैशू एप्पल एक। तो एक है सीडर। सीडर बनती है सेब से याद रखना, सीडर से सेब, सीडर से सेब से सेब। वोडका बनता है आलू से, वोडका फ्रॉम आलू। शराब ही तो, ये सारी शराब है, ये जो भी किण्वित है सब शराब है ज्यादातर, एक को छोड़कर। कांजी बनती है काली गाजर से, कांजी फ्रॉम काली गाजर। ये सभी किण्वित उत्पाद। एक बनती नीरा, नीरा बनती है पाल्मिरा पाम से। नीरा है पाल्मिरा पाम, पाल्मिरा, नीरा, नीरा मीरा, सही नहीं? नीरा मीरा, तो नीरा किससे है? पाल्मिरा से। सोरक्रोट एक प्रकार का क्या था? सोरक्रोट एक प्रकार का सलाद है, तो ये सोरक्रोट सलाद है, बाकी सभी जो है शराब। ये बनता है सफेद पत्ता गोभी से, सफेद पत्ता गोभी। उस समय बताया था कि जीवाणु से होता है किण्वन। जीवाणु का नाम था ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटेरोइडस, ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटेरोइडस। ये सभी किण्वित उत्पाद है, ज्यादा लोड वाले नहीं, इजी गोइंग, ज्यादा टेंशन वाले नहीं है, ठीक है ना? इजी गोइंग देख लेना एक बार, सब अपने आप ही याद हो रहे हैं। से सेब, भाई से सेब है, सीडर सेब। के से कांजी और के से काली गाजर।
नीरा नीरा सही नहीं। सौरक्रोट सफेद है। अब फेनी केशु एप्पल है। फेनी का थोड़ा लेवल है। ये बनती गोवा साइड में, कर्नाटका साइड में, क्योंकि वहीं पे होता है काजू सबसे ज्यादा। तो शराब बना चीजें तो काफी सारी। अब मैं क्या बताता हूँ तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। अनसंट चीजें भाई, पीजी में क्या रहता है, तुम्हारे क्या है। तो हमारे क्या उधर काफी चीजें थी पहले हमारे गांव के आसपास। तो शराब हम पीते नहीं है। जब मैं तो नहीं करता नशा, कोई कोई भी नहीं करता। बीड़ी भांग तंबाकू कुछ नहीं, सिगरेट भी नहीं। पहले तो वो बचपन था, वो तो हम अनजान थे, ना समझते। तो बीड़ी सिगरेट 10वीं क्लास तक पीते थे, फिर बंद कर दिया। देखो फेनी, मैं पीता था टेलीफोन बीड़ी है। अभी भी जब एक दोस्त है मेरे गांव के, 2-3 हम साथ पढ़ते हैं, हम कई सालों में मिलते हैं, तो फिर वो हम एक ही बीड़ी पीते हैं। वो कौन सी वाली? टेलीफोन। वो लेके टेलीफोन ही आता है। जैसे मैं नजर आता हूँ ना, तो वो मेरे से पूछता ही नहीं। हम गांव में खड़े हैं इधर, जैसे होली का त्योहार है, कोई त्योहार है, तो वो उधर दुकान से लाता है कि ले आ जाए। मैंने कहा कहाँ के लिए? बीड़ी पी के। फिर हम टॉयलेट करने जाते हैं, 2-4 फूंक तो उससे मनवार रह जाती है। तो ये इस तरीके से बंद। ये केशु एप्पल है। काजू के पेड़ के ऊपर पहले ऐसा फ्रूट लगता है, ये वाला, ये फल लगता है, उसके नीचे काजू लगता है। तो काजू को तोड़ लेते हैं और फिर इससे इसको पहले पैरों से ऐसे गूंथते हैं ऐसे, और इसका रस निकालते हैं, फिर उसको सड़ाते हैं। और सड़ने के बाद में तो किण्वन होता है। तो ये किण्वित उत्पाद है। तो ये किण्वन से बन गई है। ये बन, ये क्या बन गई है? फेनी। क्या बनी है? फेनी है, केशु एप्पल से बनती है। आगे बढ़ो। अब बताएंगे तुम्हें आगे। बेटा अब लिखो नेक्स्ट। अब सरलतम तरीका है CO2 द्वारा, जिसको कहा जाता है कार्बोनेशन। इसमें आपको कुछ भी लोड नहीं लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दबाव के ऊपर हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में बंद करते हैं, तो उसमें भी सूक्ष्म जीव पैदा नहीं होते। तो इसके उदाहरण है कोल्ड ड्रिंक्स। जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना, ये पेप्सी, कोको कोला वगैरह, 1 से 8 ग्राम पर केजी या पर लीटर के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग में ली जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक दबाव पे जब बंद कर देते हैं, तो फिर वो उसमें सूक्ष्म जीव पैदा नहीं होता। जैसे आप उसके ढक्कन को खोलते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसमें। हाँ, वो शू वाली वही वाली, वही वाली। अब अगला लिखो इसमें विकिरणों द्वारा। विकिरणों द्वारा, विकिरणों द्वारा को कहते हैं प्रिजर्वेशन बाय रेडिएशन। मेरे को आगे इसे ज्ञान का एक छोटा सा शॉर्ट्स का वीडियो बनाना है, उसको इंस्टाग्राम पे डालना है, आज ही बनाना है उसको। कोई भी ऐसे छोटे मोटे क्लास में ज्ञान देते हैं, अब यहाँ के वीडियो तो कट करते नहीं है, इसलिए कम कर दिया। तो क्लास के भी ऐसे भाई, कहीं कोचिंग का नहीं होते क्या टीचर का? वो एक है ना, वो रिकॉर्डिंग करी नहीं ना, इसको तो बंद करना पड़ा माइक। अपन किसी के भी बारे में देखो ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी कोई अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, सब अपनी जगह ठीक है। तो इस तरीके से क्या, ये तो मेरी स्वतंत्र राय। तो इस प्रकार से किसी के भी बारे में बात, किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में अपन बात कर तो ठीक है, अपने क्या करना सही नहीं। इसके अन्य नाम क्या क्या है? इसके अन्य नाम से ही क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स।
अभी डबल का बैच, उसमें क्या अच्छा लगता पढ़ाते, कितने बैठे आगे 5-7 बैच मिक्स बैठे हो, पूरा M2 खचाखच भरा हुआ, वहां पढ़ा फिर क्वालिटी का पता चलता है किसको कहते हैं टीचर, नहीं समझे। जब पूरा स्टेडियम भरा हो, माइक हाथ में हो, तभी आदमी का लेवल कब बाहर आता, पूरा फुल स्टेडियम भरा हो, पढ़ने वाले हो सब, तब टीचर पढ़ाता, तो टीचर को लगता है यार कि भाई ये थोड़ा यूं इन चीजों का थोड़ा, तो मतलब यूं वास्तव में अच्छी चीजें निकलती सरस्वती की कृपा से, सबके लिए ऐसा होता। इसके अन्य नाम क्या क्या है, ये क्वेश्चन इस बार सुपरवाइजर में आ सकता है। इसको कहते हैं ठंडी जीवाणु विहीनीकरण, इसको बोलते हैं ठंडी निर्जमीकरण या ठंडी जीवाणु विहीनीकरण। जीवाणु विहीनीकरण का मतलब ही वही हुआ, निर्जमीकरण, जीवाणु विहीनीकरण। इसको बोलते हैं कोल्ड स्टेरिलाइजेशन, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, यही नाम आपको सबसे ज्यादा याद रखना है। इसी प्रोसेस को इरेडिएशन भी कहते हैं, इरेडिएशन, और इसी को रेडुराइजेशन भी कहते हैं, रेडुराइजेशन, रेडुराइजेशन, ये सभी इसी प्रक्रिया के नाम है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो तुम्हारे लिए यह है कि विकिरणों के द्वारा परिरक्षण को इस नाम से भी जाना जाता है, तो ठंडी जीवाणु विहीनीकरण या कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। इसमें जो किरणें काम में आती है, जैसे अल्फा किरणें, अल्फा किरणें काम में आती है, गामा किरणें काम में आती है, गामा, गामा किरणें, बीटा किरणें काम में आती है, बीटा किरणें, बीटा किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें भी काम में आती है, पराबैंगनी किरणें। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आप लोग कहीं रेलवे स्टेशन पे जाते हो, तो एक साइड से तो तुम निकल जाते हो, एक साइड से तुम्हारा सामान वगैरह निकलता है जो घर पे ले जा रहे होते हो, बैग वगैरह, तो वो बैग स्कैन होके निकलता है, उसके अंदर भी रेडिएशन होती है, इंफ्रारेड, तो उसमें कोई भी चीज होती है वो स्कैनिंग में पता चल जाता है। इसी प्रकार से उसी सेम तरीके से खाद्य पदार्थों को निकाला जाता है, तो खाद्य पदार्थ, वो जो रेडिएशन की एक निश्चित मात्रा उन खाद्य पदार्थों पर डाली जाती है, जिनके अंदर अगर कोई सूक्ष्म जीव पैदा होता है ना, वो मर जाते हैं सब, तो उसको हम लोग कहते हैं रेडिएशन के द्वारा परिरक्षण। तो क्योंकि उसमें गर्म नहीं करना, फिर भी सारे सूक्ष्म जीव मर रहे हैं, तो एक तो अपन गर्म कर रहे थे 100 से ऊपर, तब मर रहे थे, एक इसके अंदर बिना गर्म किए मर रहे, इसीलिए इसको ठंडी निर्जमीकरण कहते हैं, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन या ठंडी जीवाणु विहीनीकरण कहते हैं। सबसे ज्यादा कौन सी किरणें काम में आती है, गामा रेस काम में आती है। ये अपन ने सेकंड, पहला तो इंट्रोडक्शन था इसमें, सेकंड है इसमें परिरक्षण की सिद्धांत और विधियां। ये सिद्धांत और विधियां से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं सुपरवाइजर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे जो पढ़ेंगे वो भी इंपोर्टेंट है खैर, लेकिन इन विधियों से फाइनल एक क्वेश्चन आएगा ही एक तो। अब कौन सा आएगा वो देखना रहा, या तो आएगा जीवाणु विहीनीकरण, या आएगा अस्थायी परिरक्षण में कितनी सांद्रता काम में लेते हैं, या रंगीन पदार्थों में कौन सा काम में लेते हैं, सोडियम बेंजोएट, रंगीन में कौन सा लेते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। बस, या यथासंभव दूर रखना क्या कहलाता है, असेप्सिस क्या कहलाता है। सब्जियों को 60 पे गर्म करते हैं, सब्जियां 60 से 66, कितना है आज के लिए, काफी नहीं है क्या, काफी हो गया। वोड का तो वो ऐसी शराब है सारी है, शराब को क्या ही देखना, नीरा में भी कोई दम नहीं, जिसमें दम था वो दिखा दिया। वापस टेस्ट कैसा हुआ था, टेस्ट